हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई क्लास 9th चैप्टर। आज हम इस चैप्टर की रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ कंप्लीट, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो आपको याद रखने हैं। आपका एग्जाम आने वाला है, MCQ टाइप आएगा आपका पेपर, तो उसके लिए आपको जो मेन पॉइंट्स हैं आपको पता होनी चाहिए ना कि 1 लाइन में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सबको ध्यान से ये वीडियो सुननी है और उन पॉइंट्स को जो आपको समझ नहीं आए वो समझना है और याद करते हुए चलना है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही है कि जीवन की मौलिक इकाई, तो जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका, ठीक है। तो वही फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। सेल को ही हम जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं, क्योंकि सेल मिलके ही क्या बनाते हैं? फिर कोशिका मिलके उत्तक बनाती हैं। फिर ऐसे ही जो टिश्यू बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और ऐसे फिर हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो ठीक है, तो आपको ये चैप्टर का जो मेन हेडिंग है जीवन की मौलिक इकाई, तो इस चैप्टर में हमें कोशिका के बारे में ही हमने स्टडी किया था सारा सब कुछ। तो क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ द शरीर, क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ सकता है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका, ठीक है। यह सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। सभी सजीव जो है वो किससे बने होते हैं? कोशिका से बने हुए। इसका मतलब क्या, जो डेड है वो कोशिका से नहीं बने हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि प्लांट है, प्लांट्स को हम लिविंग में काउंट करते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर भी सेल पाई जाती है। मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस आपको बताया था। तो कोशिका का मेन फंक्शन क्या है? यह हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है, इसलिए यह शरीर की संरचनात्मक इकाई है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जीवन की मौलिक इकाई आ जाए, संरचनात्मक या क्रियात्मक, कुछ भी पूछ ले तीनों में से, तो आपको पता होना चाहिए कोशिका बोलते हैं उसे, ठीक है। तो शरीर के सभी कार्य कोशिका स्तर पर ही होते हैं, तो इसलिए यह शरीर का क्रियात्मक इकाई है। मतलब मेन फंक्शन तो करने वाली कौन है? सेल है ना। तो आपको ये मेन याद रखना है कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में की थी। और ऐसे ही रॉबर्ट ब्राउन थे एक साइंटिस्ट, तो उन्होंने 1831 में जो केंद्रक होता है ना, मान लो जैसे कि ये मेरी सेल है, ठीक है। मतलब मैं एक सेल का डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, तो ये देखो जो मैंने ब्लू डॉट से बनाई है तो क्या हो गया? केंद्रक। और जो इसके चारों तरफ मैंने बाउंड्री बनाई है क्या हो गई? इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई ना। तो जो मैंने ब्लू कलर से डॉट दिखाई है ये सेल मेम्ब्रेन, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी हमने क्या पढ़ा है कि सेल की खोज किसने की, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं आपसे, ईयर भी पूछ सकते हैं। 1665 में की थी, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे ये क्या हो गया? केंद्रक, और इसके चारों ओर क्या होगी? ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो जो एक केंद्रक है, जो मैंने ये दिखाया एरो जिसके लिए लगाया है केंद्रक, उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपको ये भी बताया था कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, बताया था ना आपको ये। तो वे जीव जो एक ही कोशिका के बने हुए थे उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसके एग्जाम्पल आप सबको याद होने चाहिए। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? तो अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। तो आप सबको याद रखना है। तो मेन 3 पॉइंट्स निकल के आए यहाँ पे कि सेल की खोज किसने की थी? सेल को हम बोलते क्या हैं? संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, और एक कोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे क्या है? बहुकोशिकीय जीव, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो उसमें क्या आ जाते हैं हम ह्यूमन बींग्स? किस में आ जाते हैं? बहुकोशिकीय में, क्योंकि हमारे अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं ना। नर्व सेल्स देखने को मिलती हैं, बोन सेल्स भी देखने को मिलती हैं, और फिर मसल सेल्स भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके कुछ विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं, ठीक है। मतलब जो उनका शेप और साइज होता है ना सेल का, वही उनका कार्य भी डिसाइड कर देता है। जैसे कि कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे अमीबा। अमीबा का जैसे कि मान लो ये अमीबा का डायग्राम हो गया। एक मिनट, जैसे मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि अमीबा क्या है। मैंने बताया ना कि सिंगल सेल है। अमीबा में सिंगल सेल पाई जाती है। ये मान लो मैंने इसका एक केंद्रक बना दिया, मतलब इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है।
तो ये क्या करता है, जब इसको या मान लो यहाँ पे कोई खाना रखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, खाना लेने के लिए अपनी इसको फिर से फैलाएगा और जैसे ही इसके अंदर आ जाएगा बिल्कुल इसके अंदर आता चला जाएगा फिर खाना। मतलब ये अपनी ही मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जो इसका ये बना हुआ है ना, इसी को मॉडिफाई करता रहता है। बाहर से कुछ भी लेना है या फिर कुछ भी जो इसे, जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स है, जो भी इसे चाहिए अपने जीवित रहने के लिए, तो वो इसी टाइप से लेता है। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि जो इनकी बॉडी शेप है ना, वो यही डिसाइड करती है। तो बॉडी शेप भी कुछ इस टाइप से बनी होती है कि वो उनके कार्यों के अनुरूप हो सके, ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर क्या है, तंत्रिका कोशिका क्या करती है हमारे, जैसे कि आपको मान लो एकदम से आप गर्म पानी में हाथ देते हैं, ठीक है, आपने जैसे कि ये बाल्टी रखी हुई है और इसमें पानी है, बिल्कुल गर्म पानी है, तो जैसे ही आप इसमें अपना हाथ डालेंगे तो आपके बॉडी के अंदर एकदम से सेंसेशन होगी और आप एकदम से अपना हाथ बाहर खींच लेंगे। तो आपके ब्रेन तक जो वो इन्फॉर्मेशन है वो कौन पहुँचाता है, नर्व सेल्स पहुँचाते हैं वो एकदम से इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपके वहाँ तक इन्फॉर्मेशन कौन पहुँचा रहा है, नर्व सेल्स पहुँचा रही हैं। तो ये तंत्रिका कोशिका हो गया। प्लाज्मा झिल्ली मैंने बताई थी आपको कि जो आउटर कवरिंग है, न्यूक्लियस बना के दिखाया था ना अभी आपको, जैसे फिर से बना देते हैं। ये हो गया केंद्रक, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, इसी को क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको मेन क्या याद रखना है कि प्लाज्मा झिल्ली में क्या क्या पाए जाते हैं, 2 लेयर्स पाई जाते हैं, किसकी, फॉस्फोलिपिड की और प्रोटीन की। तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा झिल्ली में क्या पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की 2 परत पाई जाती हैं। अभी मैंने बताया कि अमीबा अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बाहर की आउटर कवरिंग, उसको इस टाइप से मैनेज करता है कि वो अपना खाना अंदर ले लेता है। तो जिस प्रक्रिया से वो भोजन ग्रहण करता है ना, उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एंडोसाइटोसिस। डायरेक्ट एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वही इसीलिए करा रही हूँ पूरी रिवीजन चैप्टर की। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू स्टार्ट करेंगे। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं 1 को, फर्स्ट एग्ज़ाम ही नेचुरल साइंस का है। तो जितना सिलेबस आपका हो चुका है, ठीक है, जिसको जो रह गया था वो अब कवर होता जाएगा, ठीक है। पर आपको क्लास में कंटिन्यू रहना है, आपको वीडियो देखनी है और फिर जो भी डाउट हो, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको क्लास में पूछनी है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब विशरण एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है। विशरण में क्या होता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये भी मैं आपको क्लास में करा चुकी हूँ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसीय पदार्थों का परिवहन होता है। मतलब जो प्लाज्मा, मान लो ये वाली मैंने केंद्रक बनाया और इसके चारों तरफ जो मैंने ये प्लाज्मा झिल्ली बनाई हुई थी, इसके आर पार जाने के लिए जो गैसेस का जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना, वो किसके थ्रू होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, विशरण बोल देते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। ऐसे ही जब वाटर का एक्सचेंज होता है ना अंदर बाहर, तो उसको हम क्या कह देते हैं, परासरण कह देते हैं। वाटर के एक्सचेंज को क्या बोलेंगे, परासरण। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि गैसेस के एक्सचेंज को क्या बोलेंगे, विसरण, और जो जल के एक्सचेंज को हम क्या बोलेंगे, परासरण बोलेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं कि जो केंद्रक है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो पूछ सकता है कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, केंद्रक है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, केंद्रक है, ठीक है। उस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र जिसे हम बोलते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह सिर्फ कोशिका विभाजन के समय, जब सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवाइड होती हैं, तो उसी टाइम पे हमें ये दिखाई देता है। नॉर्मली अपनी आंखों से तो हम फिर भी नहीं देख सकते ना, तो जो माइक्रोस्कोप है या फिर जिसके थ्रू हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो वो कब दिखाई देता है, तो पूछ सकता है, बस आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, वो भी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं ना। तो क्या कहना है, केंद्रक के चारों ओर 2 परत की लेयर पाई जाती है, ठीक है, मतलब डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं ना उसे। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे पोर्स, छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों के कारण ही जो कोशिका द्रव्य होता है ना, जैसे मैंने ये केंद्रक बनाया, ठीक है, ये चारों ओर सेल है। अब जो ये स्पेस बच गया ना, इसमें क्या भरा हुआ है, जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है ना, साइटोप्लाज्म जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। तो मतलब इन्हीं पोर्स होते हैं यहाँ पे, मतलब सेल, उसी के थ्रू ये अंदर बाहर जा पाता है। जो ये न्यूक्लियस बना है ना, अब इसकी तो आउटर कवरिंग होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी बड़ी है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तो इसी पे पोर्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू जो भी मटेरियल न्यूक्लियस तक पहुँचना है वो इन्हीं के थ्रू अंदर बाहर जाता रहता है, ठीक है। तो अब आगे क्या बताया हुआ है, गुणसूत्र के बारे में बताया हुआ है कि गुणसूत्र किस टाइप का होता है। गुणसूत्र क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल संरचना होती है, ठीक है,
सिलेंड्रिकल संरचना देखने को मिलती है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अभी बताया क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, ये कोशिका के विभाजन के समय दिखाई देते हैं, ये भी लाइन हो चुकी है। तो किसके लिए मेनली जेनेटिक, मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं ना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो माता पिता से हमें किसके रूप में मिलते हैं, डीएनए के रूप में। तो डीएनए की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या याद होनी चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मतलब अगली संतति में पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन। अब ऐसे कहते हैं ना कि किसी को अपने माँ बाप का पता करना होता है तो क्या कहते हैं, डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट करा लो। नॉर्मली सुना होगा ना सबने, डीएनए टेस्ट करा लो। तो क्या होता है, डीएनए हेयर से भी मतलब उसे पता चल जाता है कि आपके अंदर किसके गुणसूत्र हैं, तो मतलब उससे आप उसके मम्मी पापा का पता लगा सकते हो। क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है कि क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र है वे किससे बने हुए होते हैं, वे डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, अनुवांशिक गुणों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। और डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम करता है ना। अब मैंने बताया जो माता पिता की इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से मिल रही है, डीएनए से मिल रही है। तो एक टाइप से जेनेटिक जो आवश्यक सूचनाएं वो वही तो कैरी करता चल रहा है ना। तो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। अब एक ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, जीन्स। ऐसा कहते हैं ना, किसके जीन्स है तुम्हारे अंदर, मतलब जो माता पिता से हमें मिलते हैं वो जीन्स ही तो होते हैं हमारे। ठीक है, तो क्रियात्मक खंडन को क्या कहा जाता है, जीन्स कहा जाता है। जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं उन्हें डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ विद्यमान रहता है। क्या कह रहे हैं, मतलब जब सेल डिवीज़न होता है, जो भी पार्ट नहीं ले रहा है डीएनए का, जो भी पार्ट बच रहा है और वो पार्ट नहीं ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए क्रोमैटिन कहा जाता है, के रूप में विद्यमान रहता है। कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक को दो भागों में विभक्त किया जाता है। जब सेल डिवीजन होता है ना उसे तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नई कोशिका में जनन कोशिका के सभी गुण मौजूद होते हैं। जो भी नई सेल्स बनेगी ना, मतलब जैसे कि सेल डिवीज़न का टॉपिक आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है, तो जैसे दो सेल्स में डिवाइड होता है ना ये, तो क्या कह रहा है कि जो जनन कोशिका होगी ना उसी में सभी गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स के पेयर आते हैं ना, 23 पेयर होते हैं ना, मतलब 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसमें से एक हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि मेल है या फीमेल है। साथ ही सजीव कोशिका, यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है, ग्रोथ को भी तो डिसाइड करता है ना। साथ ही सभी सजीव कोशिका की रासायनिक क्रिया को भी निर्देशित, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर उसको भी मेंटेन रखता है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में आप सबको करा चुकी हूँ पहले ही। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस क्या बताया था कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती ना प्रोकैरियोट्स। कैसे याद करवाया था कि हम क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। हम किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। हमारे अंदर केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। तो एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, एक कोशिका में क्या आ जाते हैं, जीवाणुओं में पाई जाती है। मतलब प्रोकैरियोट्स किस में देखने को मिलती है, बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिलती है। और यूकैरियोट्स शैवाल में भी, और हमारे अंदर भी कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। हर एक कोशिका के द्रव्य में अनेक छोटे प्रकार के विशिष्ट अब ये थोड़ी है मैंने जैसे कि ये बना दिया मैंने केंद्रक, ये होगी मेरी आउटर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होगी। अब जो इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर भी तो और भी डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, उस कोशिकांग में भी क्या क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है, मतलब एनर्जी स्टोरेज का काम करता है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी बॉडीज पैकेजिंग का काम करते हैं। तारक केंद्र पाया जाता है। लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। रिक्तिका, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इस टाइप से वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। लाइजोसोम्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती हैं, ये सभी क्या है, कोशिकांग हैं। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है कि जो ये साइटोप्लाज्म किससे मिलके बना, जो इसके अंदर है वो किससे मिलके बना है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक, जो केंद्रक है दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, जीव द्रव्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, जीव द्रव्य बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने ही हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन करने के लिए। आप चाहते हैं कि आपका ये चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हो तो आपको करने हैं ये। ठीक है,
उसके बाद मैं आपको ये तीनों सॉल्यूशन भी करा चुकी हूँ, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। अल्पप्रासरण दाबी, समप्रासरी, समप्रासरी, देखो सम मतलब समान, मतलब अंदर बाहर जो भी जल की सांद्रता जो भी है तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसमें बाह्य तथा बाह्य जल की सांद्रता कोशिका के स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर होती है। ठीक है, कैसी होती है, बराबर होती है ना, बिल्कुल। तो उसे हम क्या कह देते हैं, आइसोटोनिक। नाम से पता चल रहा है। समप्रासरी मतलब क्या याद रखेंगे आप, समान, मतलब एक जैसा, अंदर बाहर दोनों जगह एक जैसा। अल्पप्रासरी, ठीक है, यह कोशिका को डाइल्यूट विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक का मात्रा कम, जल की मात्रा, जैसे कि क्या कहते हैं, नमक और जल का सॉल्यूशन ले लिया, उसमें नमक कम है ना और जल ज़्यादा है, तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा वो किस में आ जाएगा, अल्पप्राशन दावे में। ठीक है, अल्पप्राशन दावे में। अति प्राशन दावे में क्या हो जाएगा, मतलब कोशिका, देखो अब ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। इसमें देखो हाइपरटोनिक में क्या है, मान लो जैसे कि ये मैंने ले लिया, दूसरे कलर से ले लेते हैं, आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ये मेरा हो गया सेल अंदर। ठीक है, ये बाहर लिक्विड भरा हुआ है और इसके अंदर भी है। ठीक है, हाइपर है जो, मतलब हाइपर रहता है, मतलब जो गुस्से में रहता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बाहर आएगा ना, जो गुस्से में है वो बाहर आएगा। ठीक है, मतलब या उस प्लेस को छोड़ के जाना चाहेगा, तो जो ये अंदर से बाहर आएगा तो क्या याद रखना है, अति प्रासरण। अब जब यहाँ से वापस अंदर जा रहा है, मान लो मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ कि अब ये अंदर जा रहा है तो किस में आ जाएगा, अल्पप्रासरण में। अब अंदर भी जा रहा है और बाहर भी इक्वल आ रहा है, इक्वल अंदर जा रहा है और इक्वल बाहर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, संप्राश्रदावी। ठीक है, तो अब तीनों का देख लो एक बार, नहीं समझ में आया हो तो कि मैम ने क्या बना दिया, तो ये ध्यान से देखना है तीनों डायग्राम। अब ये अंदर सेल है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर भी भरा हुआ है फ्लूइड। ठीक है, ये नहीं है कि इसके अंदर नहीं भरा हुआ, और ये बाहर भी फ्लूइड है, हर एक में बाहर भी है, यहाँ भी बाहर भी है और अंदर भी है। संप्रासरी में क्या होगा, जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा संप्रासरी। अति प्रासरण में क्या होगा, अंदर जाएगा, मतलब बाहर ज़्यादा है, इसका मतलब ये देखो मैंने बाहर ज़्यादा दिखा दिया है, बिल्कुल बाहर ज़्यादा है इसमें, बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि अंदर ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा है, अंदर से क्या करेगा, फिर बाहर आएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आएगा ना, तो अति प्रासरण दाबी हो जाएगा। ठीक है, ये आप सबको समझ में आया किस टाइप से होता है। ये मैं क्लास में भी डायग्राम प्रॉपर बना के आपको दिखा चुकी हूँ। तो अब आगे कर लेते हैं। राइबोसोम्स क्या पाए जाते हैं, कि राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन तो जरूर याद होना चाहिए कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम्स को, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रोटीन बनता है। अब मैंने आपको ये अंतर्द्रवी जालिका बताई थी, मैंने बताई थी ये दो टाइप से होती है, एक खुरदरी होती है, एक स्मूथ होती है। और मैंने कैसे याद करना बताया था आप सबको कि आर से आपको याद रखना है, रफ पे राइबोसोम्स पाए जाएंगे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप से था ना, एक तो रफ था, एक स्मूथ था, एक खुरदरा था और एक बिल्कुल सॉफ्ट सा स्मूथ सा था। तो ठीक है, तो उसमें क्या बताया था मैंने, आर से याद रखेंगे। राइबोसोम्स किस पे पाए जाएंगे, रफ वाले पे, मतलब खुरदरे वाले पे पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये वाला पॉइंट डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पुटअप कर सकता है। अब पढ़ लेते हैं, लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो लाइसोसोम्स में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या है, उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली। इसमें लिखा नहीं हुआ पर आपको मैंने क्लास में बताया था, इनको क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोला जाता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट इसमें यही ज़्यादा, किससे, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं, मतलब पाचनकारी एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, तो आत्मघाती थैली बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया एनर्जी स्टोर हाउस होता है, इसमें भी दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, मतलब मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो इसकी जो आउटर कवरिंग में ना दो लेयर्स पाई जाती हैं, इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। कुछ प्रोटीन भी वो स्वयं बनाते हैं। तो और क्या है, स्टोर हाउस है किसका, एनर्जी का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का स्टोर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। भीतरी संरचना बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, मतलब बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें क्या होते हैं, स्टोमेटा, बताया था ना, पत्तियों पे स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स टाइप स्ट्रक्चर होता है। फिर उसकी गार्ड सेल से कवरिंग होती है,
माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही लगते हैं देखने में। इनका भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो आपको 2 पॉइंट तो मेन याद होने चाहिए यहाँ से कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है उनमें खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो ये आप सबको क्लियर है। तो ये एक पूरी रिवीजन हो गई इस चैप्टर की, सेल चैप्टर की। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। अब पढ़ाते हुए कुछ रह गया है, मिस कर गया है, या फिर आप आगे ही काफ़ी पहुंच गए हैं तो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे टिश्यू। टिश्यू भी मैं आपको कंप्लीट ही करा दूँगी ताकि फिर 2 चैप्टर्स की रिवीजन क्लास में हो जाए और आपका एग्ज़ाम के लिए आपके पास सफिशेंट मटेरियल हो। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।